177, 178, 179। ময়মনসিংহ जिला থেকে একটি দাদা এসেছেন। ময়মনসিংহ जिला से एक दादा आए हुए हैं। তিনি কথা প্রসঙ্গে বললেন, তার জমিতে অনেক পাট হয়, কিন্তু সবসময় পাটের উপযুক্ত দাম পান না। उन्होंने बातों बातों में कहने लगे कि उनके जमीन में बहुत सारा पाटसन होता है, लेकिन हर वक्त पटसन का उपयुक्त दाम नहीं मिलता है। ব্যবসায়ীরা কিনে নিয়ে তা থেকে যথেষ্ট লাভ করে। व्यवसायी लोग उसे खरीद कर उससे बहुत सारा लाभ करता है। সিসি ঠাকুর, যে এলাকায় পাট প্রচুর পরিমাণে হয় সেখানে যদি লিমিটেড কোম্পানি করে ছোটখাটো পাটের কল করা যায়, তাহলে তা থেকে প্রচুর পয়সা আয় হতে পারে। सीसी ठाकुर जी इस बात को सुनते हुए कहने लगे कि जिस इलाका में पटसन प्रचुर परिमाण में होता है, वहां पे अगर लिमिटेड कंपनी बनाकर छोटा मोटा पटसन का मिल बनाया जाए, तो इससे बहुत सारा पैसा आमदनी हो सकता है। খুব বড় জুট মিল পাটকল করা অনেক টাকার ব্যাপার। बहुत बड़ा जूट मिल यानी कि पटसन का कारखाना ये करने में बहुत पैसे की जरूरत है। ছোটখাটো মিল কল করা খুব শক্ত কথা নয়। छोटे मोटे मिल यानी कि पटसन का कारखाना करना कोई कठिन बात नहीं है। আমার এ সম্বন্ধে ভালো করে জানা নেই। मेरा इस संबंध में अच्छी तरह जानकारी नहीं है। তবে এইটুকু বুঝি যা বৃহৎ আকারে হতে পারে তা ছোট আকারে করা যাবে না কেন। लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि जो बड़े पैमाने में किया जा सकता है उसे छोटे आकार में क्यों नहीं किया जा सकता है। তেমন যন্ত্রপাতি খোঁজ খবর করলে হয়তো পাওয়া যেতে পারে। वैसे মেশিনারিজ ढूंढने पर शायद से ये मिल सकता है। আর তা যদি করা সম্ভব নাও হয়, নিজেরা অর্গানাইজড সংঘবদ্ধ হয়ে বিদেশে সরাসরি পাট রপ্তানি করা অসম্ভব ব্যাপার নয়। और अगर ये करना संभव नहीं होता है, तो आप खुद सभी मिलकर ऑर्गेनाइज्ड यानी कि संघबद्ध होकर विदेश में पटसन रप्तानी करना ये असंभव बात नहीं है। তা যদি করা যায় তাতেও আয় অনেক বেশি হয়। ये अगर कर सकते हैं तो इसमें से भी बहुत सारा आय हो सकता है। ছেলেপেলেরা শিক্ষিত হয়ে পরের চাকরির দিকে নজর না দিয়ে যদি স্বাধীন ব্যবসার দিকে নজর দেয়, তাতে কিন্তু খুব উন্নতির সম্ভাবনা থাকে। लड़के लोग अगर शिक्षित होकर दूसरों के नौकरी के तरफ नजर ना देकर अपने स्वाधीन भाव से व्यवसाय के तरफ अगर नजर देता है, तो इससे बहुत सारी उन्नति का संभावना रहती है। বিদেশের পয়সা যাতে আমাদের ঘরে আসে তার ব্যবস্থা করতে হয়। विदेश का पैसा ताकि हमारे घर में आ सके, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। আমাদেরও এমন প্রস্তুতি চাই যাতে তাদের অসময়ে আমরা সাহায্য করতে পারি। और हमारी भी प्रस्तुति कुछ इस तरह चाहिए ताकि उनके बुरे वक्त में हम सहायता कर सके। বড় জিনিসের কল্পনা করতেও আমরা ভুলে যাচ্ছি, ये কিন্তু ভালো নয়। बड़े चीजों का भी कल्पना करने में हम भूल जा रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে, তা না হলে দেশের দুঃখ ঘুচবে না, নিজেদের দুঃখ ঘুচবে না। इस अवस्था का परिवर्तन करना होगा, नहीं तो देश का दुख भी नहीं मिटेगा और खुद का दुख भी नहीं मिटेगा। ভারত দা, ইতিহাস পড়লে জানা যায় যে একদিন আমরা সব দিক দিয়ে কত বড় ছিলাম। भारत दा ठाकुर जी से कह रहे हैं कि इतिहास पढ़ने पर पता चलता है कि एक दिन हम सब कितने बड़े थे हर तरफ से। একদিন এ দেশের ঢাকায় মসলিন বিদেশে চালানো হতো। बहुत दिन पहले इस देश के ঢাকায় মসলিন विदेश में भेजा जाता था। আমাদের কর্মকারদের যে দক্ষতা ছিল তার তুলনা নয়। हमारे जो कारीगर थे उनकी जो दक्षता थी उसकी कोई तुलना नहीं थी। শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রবিদ্যার যেসব নমুনা জাদুঘরে দেখা যায় তা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। शिल्पकला, स्थापत्य, भास्कर्य और चित्र विद्या की जो नमूना जादूगर में दिखाई देता है, वो देखने पर हम অবাক हो जाते हैं। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, নৃত্যকলা সব দিকে একদিন আমরা অসামান্য কৃতিত্ব লাভ করেছিলাম। साहित्य, दर्शन, विज्ञान, संगीत, नृत्य कला सभी तरफ से एक दिन हम असामान्य कृतित्व लाभ किए थे। ভারতের বাইরে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, বলি, সুমাত্রা, মালয়, জবদ্বীপ, কম্বোডিয়া, চীন, ইন্দোচীন, মিশর, পারস্য, আফগানিস্তান, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে আমাদের সাংস্কৃতিক প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। भारत के बाहर
सिंहल, ब्रह्मदेश, बली, सुमात्रा, मलय, जबदीप, कंबोडिया, चीन, इंडोचीन, मिस्र, पारस्य, अफगानिस्तान, मैक्सिको, इन सारे देशों में हमारी सांस्कृतिक प्रभाव फैल चुका था। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার প্রাচীন সভ্যতা এখনো সবার সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। मोहनजोदारो और हड़प्पा का प्राचीन जो सभ्यता है वो अभी भी सभी का सश्रद्ध दृष्टि आकर्षण करता है। আগের কালের তো কথাই নেই। ধাতু শিল্প, কাষ্ঠ শিল্প, মৃৎশিল্প ও নানা রকম কুটির শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন এখনো গ্রামে গ্রামে पाया जाए। पहले के जमाने का बात तो है ही नहीं। धातु शिल्प, काष्ठ शिल्प, मृत शिल्प और विभिन्न प्रकार के कुटिल शिल्प का अपूर्व निदर्शन अभी भी गांव-गांव में दिखाई देता है। हाथीर दांत ও মহিষের শিং দিয়ে এখনো কত কাজ হয়। हाथी का दांत और भैंस का सींग देकर अभी भी कितने ही सारे काम होते हैं। কত ভালো ভালো শাঁখারি, কাঁসারি ও তাঁতি এখনো দেশে আছে। कितने अच्छे अच्छे शांखारी यानी कि जो शंख का काम करते हैं, कासारी जो कांच का काम करते हैं और तांती जो कपड़े का काम करते हैं अभी भी देश में है। रेशम शिल्प আমাদের দেশে একটা বিশিষ্ট জিনিস। রেশম শিল্প हमारे देश का एक विशिष्ट चीज है। আরো কত কি ছিল ও আছে। উৎসাহ উদ্দীপনা ও সংগঠনের অভাবে কত জিনিস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। और भी कितने ही चीज थे और अभी भी है। उत्साह और उद्दीपना और संगठन के अभाव से कितनी ही चीज नष्ट हो जा रहा है। সিসি ঠাকুর, সেই জন্যই তো লোকের ভিতর आदर्शप्राणता चाहिए ताদের একগাঁঠা করা লাগে। सीसी ठाकुर ये सारी बातें सुनकर कहने लगे कि इसी के लिए ही तो लोगों के भीतर आदर्श प्राणता को जगाकर उन्हें इकट्ठा करना चाहिए। ভূষণদা, কোনো মেয়ের যদি স্বামীর ঘরের থেকে বাপের বাড়ির প্রতি টান বেশি হয় তা কি ভালো এবং তার প্রতিকার কি? भूषणदा ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि किसी लड़की का स्वामी के घर से ज्यादा अपने पिता के घर के प्रति झुकाव ज्यादा रहे तो क्या ये अच्छी बात है और इसका प्रतिकार क्या है? সিসি ঠাকুর, বিয়ের পর প্রথমটা বাপের বাড়ির প্রতি বেশি টান থাকা অস্বাভাবিক নয়। सीसी ठाकुर जी ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि शादी के बाद पहले पहले पिता के घर के प्रति ज्यादा झुकाव रहना ये अस्वाभाविक नहीं है। এতে বোঝা যায় বাপের বাড়ির প্রতি তার কৃতজ্ঞতা ও স্নেহ মমতা আছে। इससे ये समझ में आता है कि पिता के घर के प्रति उसकी कृतज्ञता और स्नेह ममता है। ওই সম্পদ যদি না থাকে তাহলে শ্বশুর বাড়িকেও আপন করে নিতে পারে না। ये संपद न रहने पर वो ससुराल को अपना नहीं सकती है। তবে শ্বশুর বাড়ির গৌরবে যদি গৌরবান্বিত না হয় এবং শ্বশুর বাড়িকে যদি আপন বলে বোধ না করতে শেখে সেটা কিন্তু ভালো নয়। लेकिन ससुराल के गौरव से वो अगर गौरवान्वित नहीं होती है और ससुराल को ही अगर अपना समझकर बोध नहीं करना सीखती है तो ये अच्छी बात नहीं है। এসব নিয়ে শ্বশুর বাড়ির তরফ থেকে যদি বেশি বোঝাতে পড়াতে যায় তাতে কিন্তু তেমন কাজ হয় না। ये सब लेकर ससुराल के तरफ से अगर ज्यादा समझाया या बुझाया जाए तो ये ऐसी कार्य नहीं करती है। তাদের উচিত এমন ভাবে ব্যবহার করা যাতে ওই বউয়ের শ্বশুর কুলের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বাড়ে এবং সে তাদের কুল সংস্কৃতি অনুযায়ী শিক্ষিত হয়ে ওঠে। उनका ये उचित है कि इस तरह व्यवहार करना ताकि उस बहू का ससुर के जो कुल है उनके प्रति श्रद्धा और अनुराग बढ़ उठे और वह उनके कुल संस्कृति के अनुसार शिक्षित हो उठे। আর মেয়েদের বাপের বাড়ির তরফ থেকে সবসময় চেষ্টা করা উচিত যাতে মেয়ে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে শ্বশুর বাড়িকে আপন করে নেয় এবং সেখানে কোনো রকম প্রতিকূলতা থাকলেও সহ্য ধৈর্য অধ্যবসায় সহকারে তা মানিয়ে নেয়। और लड़की के पिता के तरफ से हर वक्त ये चेष्टा करना उचित है ताकि लड़की श्रद्धा और प्रीति के साथ ससुराल को अपना ले और वहां पर किसी भी किस्म का अगर प्रतिकूलता रहने पर भी संयम, धैर्य, अध्यवसाय और सहन के साथ वो मना ले। শ্বশুর বাড়ির শাসন যে মেয়েরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে আত্মনিয়ন্ত্রণ করে না তারা লক্ষ্মী বউ হতে পারে না। ससुराल के शासन को जो लड़कियां श्रद्धा के साथ ग्रहण करके आत्मनियंत्रण नहीं करती है वो लक्ष्मी बहु नहीं कहलाती। কষ্ট ও পরীক্ষার ভিতর দিয়ে উতরে যায় যারা তারাই কিন্তু কালে কালে সংসারে সম্রাজ্ঞী হয়ে ওঠে। कष्ट
और परीक्षा के द्वारा जो लड़कियां पार हो जाती है वही लेकिन काल के उपरांत संसार की सम्राज्ञी यानी कि রানী বান উঠতি है তবে বিয়েটা ঠিকমতো হওয়া চাই তা না হলে শোয়ে বয়ে চলার প্রবৃত্তি ক্ষীণ হয়ে আসে लेकिन शादी ठीक तरीके से होना चाहिए ये न होने पर सहन और बहन करने करके चलने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है सुरेंदा একখানা বড় গামলা নিয়ে চলেছেন सुरेंदा एक बहुत ही बड़ा गमेला लेकर चल रहे हैं सीसी ठाकुर देखे সরলা से जिज्ञासा করলেন কি রে কি ব্যাপার सीसी ठाकुर जी उल्लास के साथ पूछने लगे कि क्या रे क्या बात है সুরেন্দা আজ শরৎদার বাড়িতে সব কর্মীদের নিমন্ত্রণ তাই आनंदबाजार থেকে এই গামলা নিয়ে যাচ্ছি सुरेंदा ने ठाकुर जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि आज सरदा के घर में सारे कर्मियों का निमंत्रण है इसीलिए आनंद बाजार से ये गमेला लेके जा रहा हूँ सीसी ठाकुर सहास्य ताई ना की কত লোকের আয়োজন सीसी ठाकुर हंसते हुए कहने लगे कि ऐसा बात है कितने लोगों का आयोजन किया गया है सुरेंदा 150 बेशी छाड़ा कम होवे ना सुरेंदा ने कहा 150 से तो कम होगा ही नहीं सीसी ठाकुर हंसते हंसते ओरे बाबा कांड तो बांधेছিস একখান सीसी ठाकुर हंसते हंसते कहने लगे अरे बाप रे काम तो बहुत जबरदस्त किया है अविनाश दा একজনের একটা কোষ্ঠীর ছক এনে দেখালেন ऐसे समय पर अविनाश दा ठाकुर जी के सामने एक व्यक्ति का कुष्ठी लाकर दिखा रहे हैं यानी के कुंडली लाकर दिखा रहे हैं सीसी ठाकुर देखे सुने बोललेन भालोई तबे मने হয় पराक्रम कम सीसी ठाकुर देख जानकर कहने लगे कि अच्छा ही है लेकिन प्रतीत होता है पराक्रम कम है কয়েকজন আজ সহপ্রতিনিধিত্বের পাঞ্জা নেবেন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া অন্তে কেষ্টদা তাদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন कुछ लोगों का आज सहप्रतिनिधित्व का पांजा होगा आनुষ্ঠাनिक क्रिया के बाद केष्टोदा उनको अपने साथ लेकर आए हैं কেষ্টদা এক একজনের পাঞ্জা সিসি ঠাকুরের হাতে তুলে দিচ্ছেন এবং এক একজনকে ইঙ্গিত করতে তিনি এসে প্রণাম করে সিসি ঠাকুরের হাত থেকে পাঞ্জা গ্রহণ করে প্রণাম করছেন केष्टोदा एक एक लोगों का पांजा सीसी ठाकुर जी का हाथ में दे रहे हैं और एक एक जन को इंगित करते ही वो आकर प्रणाम करके सीसी ठाकुर के हाथ से पांजा ग्रहण करके प्रणाम कर रहे हैं সকলে उन्मुख হয়ে আছেন सीसी ठाकुर इस शुभ मुहूर्ते की बोलें सभी उन्मुख होकर हैं कि सीसी ठाकुर इस शुभ पल में क्या कहेंगे তিনি গম্ভীরভাবে বললেন ঋত্বিকতার মতো এত বড় মহৎ কাজ আর নেই उन्होंने गंभीर रूप से कहा कि ऋत्विक का जैसा बड़ा महत् कार्य और कुछ नहीं है ये हलो ऋषिर काज देवतार काज ब्राह्मणेर काज ऋत्विकता ये ऋषियों का काम है देवता का काम है ब्राह्मण का काम है ऋत्विकी जातिर आशा भरोसा प्राण ऋत्विकी ही जाति का आशा भरोसा और प्राण है তোমরা এই পাঞ্জার মর্যাদা রক্ষা করে চলো तुम सभी इस पंजा का मर्यादा रक्षा करते हुए चलना एरपर सीसी ठाकुर एक बार सुपुरी चेये खेलें इसके बाद सीसी ठाकुर जी एक बार सुपारी मांगकर खाए একটি মা কাতরভাবে বললেন বাবা সংসার ও ছেলেপেলের প্রতি টানই তো 16 আনা মন অধিকার করে আছে তার মধ্যে আপনার জায়গা খুঁজে পাই না एक माँ बहुत कातर रूप से ठाकुर जी से कह रही हैं कि बाबा संसार और लड़कों के प्रति जो टान है वो पूरे मन को अधिकार करके रखा है इसके बीच में मैं आपका जगह कैसे ढूंढ पाती सीसी ठाकुर परम पिता तो चान जे तोरा संसार और छेले पेले निये सुखे स्वाच्छंदे থাকিস सीसी ठाकुर जी इस बात पर कहने लगे परम पिता तो चाहते ही हैं कि तुम सभी संसार और लड़कों लड़कियों को लेकर सुख में रहो किंतु परम पितार चाইতে যদি সংসারকে বড় করে তুলিস তাহলে কিন্তু ভালো করে সংসার করার কায়দা পাবি না लेकिन परम पिता से ज्यादा अगर तुम संसार को बड़ा करके देखती हो तो इससे अच्छा करके तुम संसार करने की कायदा ढूंढ नहीं पाओगी माथा ও বুদ্ধি বিবেচনা ঠিক থাকবে না বিপাকে পড়ে যাবি খেয়ে হারিয়ে ফেলবি मस्तिष्क और बुद्धि विवेचना ये ठीक नहीं रहेगा विपाके पड़े जाबी मतलब तकलीफ में आ जाओगी और किनारा नहीं पाओगी মনে রাখবি সংসার ছেলেপেলে ধন সম্পদ যা কিছু পরমপিতার জন্য এইটুকু মনে থাকলে আর কোনো ভাবনা নেই याद रखना संसार बच्चे धन संपत्ति
जो भी कुछ है वो परम पिता के लिए है। ये बात याद रहने पर और कोई चिंता नहीं है। চেষ্টা করে বারবার মনের উপর এই ভাব আরোপ করবি, এই ভাব যাতে পুষ্ট হয়, করা বলাও তেমনি করে চালাবি, তখন ধীরে ধীরে ওইটা অভ্যাস ও সংস্কারে পরিণত হবে। चेष्टा करके बार बार मन पर ये बात जो है उसे थोपते रहना और इस भाव को पुष्ट करना, करने और बोलने में ऐसे ही चलना, तब धीरे धीरे वही अभ्यास और संस्कार में परिणत हो उठेगा। प्रफुल्लदा, भाग्य जिनिसटा की अस्वीकार करा जाए? प्रफुल्लदा ने ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछे कि भाग्य ये बात जो है इसे क्या अस्वीकार किया जा सकता है? सीसी ठाकुर, भाग्य अस्वीकार करा जाए ना, तबे भाग्य परिवर्तन करा जाए। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि भाग्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन भाग्य को परिवर्तन किया जा सकता है। আমার ভাগ্য যাই হোক, সে আমারই রচনা। मेरा जो भी भाग्य है ये मेरा ही रचना है, এবং আমি इच्छा করলে তার रूप बदले দিতে পারি, और मैं इच्छा करने पर इसका रूप भी बदल दे सकता हूँ। तबे खूब कठोर चेष्टा चाहिए, लेकिन इसके लिए बहुत कठोर चेष्टा चाहिए। भाग्य माने भजनार फल, भाग्य का मतलब होता है भजन का फल। ধরো তুমি এমন ভাবে চলেছো যাতে তোমার শরীরটা খারাপ হয়ে গেছে। फर्ज करो कि तुम इस तरह चल रहे हो कि तुम्हारा शरीर खराब हो गया है। पूर्वेर भजनाয় খারাপ স্বাস্থ্য হয়তো তোমার বর্তমান भाग्य হয়ে দাঁড়িয়েছে। पहले का जो भजना तुमने किया है वो खराब शास्त्र साहित्य से आज तुम्हारा वर्तमान भाग्य हो उठा है। কিন্তু তুমি চেষ্টা করে শরীরটাকে যদি ভালো করে তুলতে পারো তাহলে সেইটাই তোমার ভবিষ্যৎ ভাগ্য হয়ে উঠবে। लेकिन तुम कोशिश करके अपने शरीर को अगर ठीक कर लेते हो तो वही तुम्हारा भविष्यत का भाग्य हो उठेगा। তাহলে ভাগ্যের পরিবর্তন যে সম্ভব সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ আছে? तो भाग्य का परिवर्तन संभव है, इस विषय में क्या कोई संदेह है? প্রমোদদার সঙ্গে ৪-৫ জন ভদ্রলোক এসে প্রণাম করলেন। नीचू बेंच एने तादेर बसते देवा हलो। प्रमोद दा के साथ कुछ 4-5 गण्यमान्य व्यक्ति आकर प्रणाम किए। एक छोटे से बेंच लाकर उन्हें बैठने दिया गया। বসার পর সিসি ঠাকুর প্রীতি ভরে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কখন এসেছেন? बैठने के बाद सीसी ठाकुर जी प्रेम भर स्वर में पूछने लगे कि आप लोग कब आए हैं? তাদের মধ্যে একজন বললেন, আমরা কাল পাবনা এসেছি। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि हम कल पाबना में आए हैं, থাকি কলকাতায়, हम कलकत्ता में रहते हैं। আজ সকালে উঠে মনে হলো নববর্ষের দিন, महापुरुष दर्शन করে আসি। आज सुबह उठकर ऐसा प्रतीत हुआ कि आज नववर्ष का दिन है, महापुरुष का दर्शन करके आते हैं, তাই আসলাম, इसीलिए हम सब आए। আপনার দর্শন হলো, এইবার আশ্রমটা ঘুরে দেখবার ইচ্ছা। आपका दर्शन हो गया, अब आश्रम घूमकर देखने की इच्छा है। सीसी ठाकुर प्रमोददाকে বললেন, আপনি তাহলে দাদাদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরে দেখান। सीसी ठाकुर जी प्रमोददा को कहने लगे कि आप फिर इन दादाओं को लेकर साथ में घूमकर दिखाइए। प्रमोददा ওদের সঙ্গে নিয়ে উঠে পড়লেন। प्रमोददा उन सभी को साथ में लेकर उठ गए। सीसी ठाकुर सस्नेह बोललेन, আবার যখন সুযোগ পান আসবেন। सीसी ठाकुर सस्नेह कहने लगे कि फिर से जब आपको मौका मिले तो आ जाइए। ओरा बोललेन, अच्छा। उन सभी ने कहा, ठीक है। जय गुरु। जय गुरु। आज मैं देखा हूँ सुरेश दा जैसे हर दिन की तरह आज भी कोई रुकावट नहीं है, एक फ्लो में जैसे ठाकुर जी का एक मैंने हाथ उनके सर पे है, क्योंकि ये बंगाली टू हिंदी इतना फ्लुएंटली और कोई रुकावट नहीं, और ये एक आशीर्वाद है उनके ठाकुर जी का उनके प्रति, और हमको हर दिन वो सुनाते हैं। हम लोग को उनके प्रति कृतज्ञता और हमारा जो प्रेम है, हम लोग ऑलवेज बोलते हैं, जे धन्यवाद देते हैं, जे बहुत अच्छी तरह से आज भी पढ़े और सुंदर भाव से सब समझ में आ रहा है। तो मैं विषय वस्तु बहुत बड़ा व्यापक है। कल मैं असित दास से बात कर रहा था, असित दास बोल रहे हैं जो कॉन्फ्रेंस में बोला गया जो सीसी ठाकुर जी जितना भी वाणी बंगाली में दिए हैं और इंग्लिश में दिए हैं, और जितना कथा है जैसे आलोचना प्रसंग, नाना प्रसंग, कथा प्रसंग,
वो सारे चीज पढ़ने के लिए आचार्य देव की बिंकीदा किसी का नाम लिया, मैं भूल गया, तो बोले हैं। तो मैं कल सोच रहा था कि ये टॉपिक क्या बीच में रह जाता है, और थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर एंड हो रहा है, ये दिन का यहाँ पर एंड हो रहा है, तो इसलिए इसको चयन किया जो हम लोग एटलीस्ट सारे वॉल्यूम ये करेंगे। और जहाँ पर ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता हूँ, थोड़ा सा 2-3 मिनट में बता देता हूँ। तो हमारे साथ आज आलोचना करने के लिए मधुमा है, वैशाली माँ है, वर्षा गोखले माँ है, कलमकर माँ है, और ज्योत्सना माँ है, रश्मिता जेना माँ है, और जगतपला माँ है। ये मैं थोड़ा सा संक्षेप में इनको बोलूँगा आलोचना करने के लिए। अभी श्री ठाकुर जी का जो है 5-6 पॉइंट है। ये पॉइंट में एक व्यक्ति का झूठ का कुछ ये है, उसका लाभोजन को नहीं हो रहा है, ठाकुर जी के पास जाके जो बोला, ठाकुर जी 2 सॉल्यूशन दिए, जो एक छोटा सा मिल करके उसको आमदनी जो है उसका प्रॉफिट को कैसे बढ़ा जाए। सेकंड पॉइंट बोले जो संगठित होके तुम लोग ये सब नहीं कर पाते हो, तो संगठित होके उसको एक्सपोर्ट करने के लिए 1944 में एक्सपोर्ट का चिंता श्री ठाकुर जी एक छोटा व्यवसायी को दे रहे हैं, जूट का एक्सपोर्ट करने के लिए वो उनको बोल रहे हैं। फिर आगे मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ क्योंकि माँ लोग है, सब आलोचना रखेंगे। फिर आगे एक दादा बोल रहे हैं, जो इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जो पूर्वज थे बहुत महान थे, और वो महानता शिल्पकला, भास्कर्य, स्थापत्य और वो सब दिखाई देता है, जिसमें बहुत सारा कंट्रीज का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। वो सब जगह में हमारा व्यापार था। श्री ठाकुर जी यहाँ पर को बोल रहे हैं जे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का सभ्यता का बातें में महानता बातें कर रहे हैं वो दादा, और बोल रहे हैं जो हमारा जो धातु शिल्प और काष्ठ शिल्प जो वगैरह था, उसमें रेशम शिल्प भी था। ये सब चीज़ दिन का दिन अभी भी तो है, वो नष्ट होते जा रहा है। और श्री ठाकुर जी बोलते हैं उसका मूल कारण है इष्ट के प्रति केंद्रित करके सबको आगे लेके जाना है। बाद में एक दादा भूषणदा पूछ रहे हैं, ये कोई लड़की का ससुराल के प्रति जितना प्यार रहता है, प्रेम, उसका पिताजी का घर की तरफ से ज़्यादा रहता है, तो उसमें कोई खेती कुछ है क्या? इसे श्री ठाकुर जी को बोल रहे हैं। और ये चीज़ को मैं एक्सप्लेन अभी करूँगा नहीं कुछ लाइन में, ये बातें को माँ लोग आलोचना करेंगे। मैं आगे जाता हूँ। फिर जो ठाकुर जी को पूछा जा रहा है, जे प्रफुल्लदा पूछ रहे हैं भाग्य जो है, भाग्य जो जिनिष्टा है क्या, उसको उसके बारे में जो पूछ रहे हैं श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जो भाग्य होता है वो होता है जो मनुष्य का भाग्य को मैं जानता हूँ, भाग्य तो है बट उसको परिवर्तन किया जा सकता है, और ये जो भाग्य है वो तो हमारा रचा रचा हुआ है। और भाग्य का अर्थ होता है भगवान का फल है, मैं जो जो करता हूँ वही चीज़ मेरा आगे फ्यूचर में भाग्य होके आता है। मैं अव्यवस्थित खाना खाया, कुछ ये किया तो मेरा शरीर खराब होता है, तो आज के लिए वो मेरा भाग्य है। बट श्री ठाकुर जी बोलते हैं उसी परिस्थिति में जब मैं करणीय जो है सदाचार पर करणीय, और जो चीज़ खाने से मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा वो मैं करते जाऊंगा, तो आगामी के लिए वो मेरा उत्तम स्वास्थ्य जो होगा वो मेरे लिए वो भाग्य को मैं नियंत्रण व भाग्य को मैं परिवर्तन कर सकता हूँ, वो तो मेरा हाथ में है। परमूर्ति में ये चीज़ है। तो बहुत सारा माँ लोग है आज आलोचना करने के लिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं डायरेक्ट मधुमा को बोलूँगा आप 5-7 मिनट ये जो टॉपिक है जे माँ लोग कैसे ससुराल घर और बाप मान पिताजी का घर को समन्वय करके चलेंगे, उसी संबंध में कुछ बोलेंगे। जय गुरुदाता। वंदे लोकतिलकं शतद्वार्ता विभूषणम् अमरकीर्तम शारणं प्रबुद्धं लोकजीवनम् प्रणय परमत्यागदीपनम् वंदे जीवन जीवनम् शतपुरुषम्। आज का टॉपिक तो बहुत अच्छा है, और मुझे पता नहीं थी कि आज मुझे बोलना है, तो मैंने तो सुबह में देखा, तो अभी प्रेयर के बाद मैं थोड़ा सुन रही हूँ। अब पता नहीं जो भी बोलूँगी परमपिता जो बुलाएंगे वही बोलूँगी।
ठाकुर जी बोले हैं जूट। जूट का जो हम लोग बोलते हैं ना, जूट का बोरा बनता है ना, तो उसको उसका बिजनेस मतलब कैसे करना चाहिए, मतलब अपन अपन थोड़ा थोड़ा मैं पकड़ लेती हूँ। दादा ने बोला है माँ के ऊपर बोलने के लिए, तो मैं वही बोलती हूँ। ठाकुर जी बोले हैं कि अगर लड़की को ससुराल के प्रति ज़्यादा टान होता है तो वो गलत है क्या? तो नहीं, वो गलत नहीं है, क्योंकि जब नई शादी होती है तो क्या होता है कि जो मायके से तो ज़्यादा लगाव रहता है, क्योंकि बचपन से हम लोग मायके में रहे हैं, माँ के पास रहे हैं, पिता के पास रहे हैं, तो वो लगाव रहता है। सडनली हम दूसरे परिवार में चले जाते हैं, तो वहाँ पे प्यार बनाना पड़ता है, मतलब वहाँ पे अपना जगह बनाना पड़ता है। और हम वहाँ पे कैसे प्यार बनाएँगे? जब सबसे हम प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे, तभी हो पाएगा। तो अगर वैसे करते-करते अगर मायके के प्रति हमारा अगर टान कम भी हो जाता है, तो कोई गलत नहीं है। वो वहाँ का, क्योंकि ससुराल में ही ज़िंदगी हमें बितानी है। माँ के घर में तो जो रहे सो रहे। अब लेकिन हाँ, माता-पिता से तो प्यार रहेगा, वो कभी ज़िंदगी में नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो जन्मदाता हैं, पर प्रथम गुरु हैं, तो वो तो रहेगा ही। लेकिन अगर दूसरे जगह ससुराल में भी हम जाते हैं, सास-ससुर को अपनाते हैं, तो एकदम बहुत अच्छी बात है। और बोलते हैं ठाकुर जी तो इतना नारी नीति हम लोग को दिए हैं, कितनी अच्छी-अच्छी वाणियाँ हैं। उसमें ठाकुर जी नारी के वैशिष्ट बोले हैं कि 8 वैशिष्ट है। निष्ठा, धर्म, शुश्रूषा, सेवा, सहायता, संरक्षण, प्रेरणा, प्रजनन। तो ये सब 8 वैशिष्ट को हमको लेकर चलना है। और ठाकुर जी ये भी बोले हैं कि जो अभी जैसे ससुराल में हम गए, नए-नए जाते हैं, अगर कुछ चीज़ जैसे कि मायके की आदत होती है ससुराल में वो नहीं होती है, तो वो वहाँ पे हम लोग को गलती हो जाती है। तो हम लोग को वो चीज़ को वहाँ जैसे बताते हैं कि ये नहीं करो बेटा, तो वो चीज़ हम लोग को वो सीखना है। वहाँ के ही चाल-चलन, रंग-ढंग में हमें ढलना पड़ेगा और ढलना है। और अगर मान लें कि कभी-कभी क्या है कि अपने अपने से हम वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोग अगर नहीं भी कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना, ठाकुर जी नारी नीति में दिया है ना कि सास कितना भी गंजना करे, सास-ससुर कितना भी गंजना करें, तो हमको उन लोगों को जो भी करें, तो वो हमें उनकी बातों को बुरा नहीं मानना है, इसलिए नहीं मानना है, सोचना ये है, ये तो मेरा मानना है, मैं भी बोल रही हूँ कि सोचना मुझे ये है कि ये मेरे पति के माता-पिता हैं। अगर ये माता-पिता उनको जन्म नहीं देते, तो हम इतने अपने पति से इतना जो सुख-सुविधा पा रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं ससुराल में, तो हमें उन अगर पति को वो जन्म ही नहीं देते, तो कैसे हम लोग इतना खुशी सुखी रह पाते। तो इसलिए हमें उनको उनके प्रति बहुत प्यार करना चाहिए, क्योंकि माता-पिता हैं वो उनके, तो उनको रिस्पेक्ट देना और उनको अपने माता-पिता से ज़्यादा उनको प्यार करना है। ये कहने की बात नहीं है, मैंने किया भी है। मैं अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैं अपने ससुर जी को अपने पापा के जैसा, इन लोग तो पापा को बाबूजी बोलते थे, हम तो अपने पापा को पापा ही बोलते थे, लेकिन हम ससुराल गए तो आदत मेरी पापा ही कहने की थी, तो मैं उनको पापा ही बोलती थी, और उनको अपने पिता के जैसा ही मानती थी, और वो भी मुझे अपनी बेटी की जैसा मानते थे। बहुत अच्छा लगता था उनके साथ रहना। उनके साथ जब मैं समय बिताती थी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने उनको पैर में तेल लगाती थी, तो उन्होंने उनसे लगाते-लगाते हम उनका ठाकुर जी की उन्होंने बातें सुनाते थे। हालाँकि उस समय मेरी उम्र 17 साल की ही थी, लेकिन उतना नहीं समझ पाती थी मैं लेकिन वो ठाकुर की बातें ही बताते रहते थे। तो जो भी कुछ थोड़ा बहुत सीखी, तो थोड़ा बहुत उनसे ही सीखी मैं। मुझे उनके साथ ज़्यादा समय रहने का मौका नहीं मिला। मैं 1 साल ही उनके साथ रही कि उनके फिर वो नहीं रहे इस दुनिया में। तो मतलब जो भी मैं सीखी हूँ उनसे बहुत आनंद आता था, जब भी उनको खाना देती थी, जो भी करती थी, तो उनके साथ मुझे इतना लगाव हो गया था, मैं क्या बोलूँ। मतलब ठाकुर की ही बातें बोलते थे। हालाँकि मुझे उस समय समझ नहीं थी, क्योंकि शादी में गई और मुझे दीक्षा हो गई,
और मुझे तो पहले ऐसा भी लगता था कि मैं प्रेयर याद कर पाऊँगी कि नहीं। सब लोग ये लोग क्या है कि प्रेयर करते थे एकदम, हमको तो बुक देख के करना पड़ता था। मैं सोचती थी इतना बड़ा प्रेयर है, मैं कर पाएगी कि नहीं, ऐसा कर सोचती थी मैं। लेकिन करते-करते सब हो गया। पापा ही बोलते थे कि जो करोगी ना तो हो जाएगा। उन्होंने हमारे साथ इतना अच्छा-अच्छा व्यवहार किया कि मैं जब प्रेग्नेंट थी, तो भी उन्होंने ठाकुर की बानियाँ बताते थे। मतलब बताते थे, बुक पढ़ के, सप्तती पढ़ के, लेगेट्स का पढ़ के वो सुनाते थे। मतलब ठाकुर की आलोचना प्रसंग से कुछ-कुछ थोड़ी-थोड़ी कहानियाँ बताते थे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे सास और ससुर दोनों टीचर थे, लेकिन ससुर जी रिटायर हो गए थे। माँ माँ चली जाती थी स्कूल, तो ससुर और हम ही रहते थे, ये लोग सब बाहर ही रहते थे। तो हम उनके साथ ही रहते थे, तो एकदम अच्छे-अच्छे बातें बताते थे, तो उनसे हमको सीखने का बहुत कुछ मौका मिला। ज़्यादा दिन तो नहीं सीख पाई, लेकिन थोड़ा बहुत उनका सीख पाई। तो वो हर एक लड़की को होना चाहिए कि मतलब कुछ भी, मतलब सास अगर गंजना भी करते हैं, बहुत लोग के सास-ससुर लोग बहुत गंजना भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। तो वहाँ पे उन लोग को बर्दाश्त करके, बर्दाश्त क्या, मतलब ये सोचना है कि वो मेरे माता-पिता, मेरे पति के माता-पिता हैं, तो उनको रिस्पेक्ट करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं होते, तो वो जन्म नहीं देते, तो मेरे पति कहाँ से आते। ये सोचकर उनकी सेवा भी करनी चाहिए। मतलब जैसे बूढ़े हो गए हैं, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने तो मुझे इतना दुःख दिया, तो मैं इनका क्यों सेवा करूँ, मैं नहीं सेवा करूँगी, ऐसा नहीं, उनका सेवा करना चाहिए। मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल, बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल करती हूँ। मैं मुंबई में थी और मेरी सासू माँ 2017 में, ऐसे तो बीच-बीच में बीमार पड़ती थी तो मैं जाती थी, लेकिन 2017 में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। तो मैं यहाँ पर से गई और मेरे दोनों बच्चे और ये यहीं रहे, मैं जाके उनका सेवा की। वो जब ठीक हो गईं तभी मैं आई एकदम। तो ये सब चीज़ होना चाहिए, और ये कैसे होता है, लगाव होता है। एक पति का भी प्यार होता है, माता-पिता का भी प्यार, मतलब सास-ससुर का भी प्यार होता है, ऐसा नहीं। हम क्या सोचते हैं, वो सास-ससुर क्यों डाँटते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग अलग घर से आते हैं, तो वो अपने घर के माहौल में ढालना चाहते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि उनका यही प्यार हो। समझाने का कि तुम ऐसे रहो, ऐसे रहो। तो उस डाँट को हमको डाँट नहीं समझना चाहिए, उस डाँट को हमको आशीर्वाद समझना चाहिए। हो सकता है उस समय हमें गलत भी लगता है, मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ-कुछ गलत लगता था। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं सही थी, क्योंकि कम उम्र थी मुझे, और तो थोड़ा बोलती थी तो थोड़ा लगता था, लेकिन मैं किसी से नहीं बोलती थी। फिर हाँ, ये भी है, ठाकुर जी की बानियाँ ये भी है कि अगर सास-ससुर की बातें, चाहे घर के ननद लोग की बातें, अगर अगर पति को बोलते हैं और बोलते हैं कि मुझे तो रहना ही नहीं, मुझे तो बात मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि सब बातें हम बुराई जितने भी अगर हुआ है, सब बुराई अपने पति को बोलते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। पति को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो ठाकुर जी बानिया में बोले हैं कि ऐसा मत करना चाहिए, क्योंकि अपने को सहने की आदत डालना चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना, पति को भी लगता है कि अरे मेरे मम्मी-पापा ऐसे कर रहे हैं, ये मेरी पत्नी के साथ तो अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या गुस्सा हो जाएँगे, माता-पिता के प्रति थोड़ा टान कम जाएगा। तो हम लोग को उनके प्रति टान, मतलब उनके प्रति प्यार बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि मतलब बेटा और माँ-बाप में प्यार को ये तोड़ना है। हम लोग को 2 घर में जाते हैं तो जोड़ना है हमें, दोनों परिवार को जोड़ना है, ऐसा नहीं कि तोड़ना है। बोलते हैं ना, धान जो होती है, स्त्री जो होती है धान की तरह होती है। वो क्या है, धान है, एक घर में जन्म लेती है, मतलब देखिए धान को जब रोपते हैं तो फिर वहाँ से दूसरे जगह रोपना पड़ता है, तभी धान बढ़ता है। तो क्या है कि जो लड़कियां होती है वो धान की होती है, वो एक घर में बस जन्म लेती है, बड़ी होती है और दूसरे घर में फिर जाती है, तो उस घर को संभालना ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये चीज़ करना चाहिए, सभी स्त्रियों को करना चाहिए। और ये आज का तो टॉपिक बहुत अच्छा है, पता नहीं मैं कितना क्या बोली, क्या नहीं बोली, लेकिन मेरे जो समझ में आया इतना ही बोलती हूँ, क्योंकि सभी माँ लोग को बोलना है और मुझे सुनना भी है। इतना ही करके अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ दादा। जय गुरु। जय गुरु। मधुमा, आप बहुत सुंदर बातें आलोचना रखे, और ये बातें जो है ये है अनुभूति का बात है। और आज जो बोले कोई किताब का बात आप नहीं बोले, और इतना सुंदर भाव है बोल रहे थे। समय का कम है क्योंकि बाकी माँ लोग को बोलना है, इसलिए आप समाप्त किए। मैं तो सोच रहा था आप बोलते जाए, मैं सुनूंगा,
मैं 2-3 पॉइंट आपका बातों को रख के फिर वैशाली विश्वकर्मा माँ को बोलूँगा आलोचना करने के लिए। 2-3 पॉइंट में बोल देता हूँ। आप बोल रहे थे जे एक चीज़ ससुर और बहू का क्या रिलेशन होना चाहिए, वो आप बहुत 5 मिनट में संख्य भाव से बोल दिए। एक बाप बेटी का संपर्क के साथ जैसा होता है और ससुर बहू का संपर्क ऐसा होना चाहिए। सेकंड चीज बोले जे आपका गर्भावस्था के समय में आपका ससुर जी लाइगेट का बाणी वगैरह सब बोलते थे। यही होता है एक बाप बेटी का संपर्क कैसा होता है, आप इसको व्यक्तिगत उदाहरण देके समझाने के लिए प्रयास किए। थर्ड थिंग आप बोले जे सारी चीज जो चीज घटता है आपका जीवन में आपका पति को शेयर करना नहीं चाहिए। जो शेयर करने से उसका पिता माता इष्ट और भाई के प्रति प्रेम कम हो जाए, वो बात जितना भी सत्य हो उसको छुपा के रखने से बेहतर होगा। और मैं वैशाली माँ को बोलूँगा जो एक चीज टॉपिक आलोचना करने के लिए जो श्री ठाकुर जी बोलते हैं शासुर बाड़ी शासन जे तुम्हारा सदार संगे ग्रहण करे आत्मनियंत्रण करे ना तारा लक्ष्मी बहु होते पारे ना। माने ससुर घर में जिसका भी शासन ससुर का हो सास का हो उसको लेके वो शासन विधि को लेके जब वो कोई लड़की व बहू वो आत्मनियंत्रण नहीं करता है तो लक्ष्मी बहु उसको बोलते नहीं है। तो थोड़ा सा उसको ऊपर आलोकपात करेंगे 5 मिनट के अंदर। जय गुरुदादा। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। ये बहुत एकदम भावुक विषय है और वाकई में जो इन चीज़ों से गुजरा नहीं है बोल पाना संभव नहीं होता है। और ये चीज़ सुनकर के मुझे भी अपना ससुराल की ही याद आती है कि वाकई में कुछ चीज़ें ऐसा है जैसे मैं नया यदि के ऑफिस भी ज्वाइन की, वहाँ के नियम कायदे कुछ अलग रहते हैं और मुझे अपने हिसाब से वहाँ नहीं चल के थोड़ा-सा उन्हें समझ के उनके हिसाब से चलना पड़ता है। चलते-चलते जब मैं उस डेज़िग्नेशन पे आ जाऊँ, तब मैं अपना नियम चला सकती हूँ कि हाँ, जब मैं जूनियर थी मैंने सुना, अब मैं सीनियर होकर के या तो सुना सकती हूँ या मुझे तकलीफ हुआ तो मैं ऐसा ना करूँ कि जो मेरे नीचे वालों के मन में खटास आए। तो जहाँ पर भी हम यदि जाते ससुराल में वाक़ई में एक तो वो समय ऐसा होता है कि इसका तो कोई ऑप्शन नहीं है। ऑफिस में तो जमा नहीं जमा छोड़ के दूसरा कर लो। ससुराल का तो हमारा एक घर ही है, कोई ऑप्शन नहीं होता है। और वहाँ पर हम कितना आत्मनियंत्रण कर पा रहे हैं, सबके बनकर उन्हें अपना बनाना, अपना बनाकर उनके बनना नहीं है। पहले उनके बनना होता है क्योंकि उनका तो घर है, पर मैं भी इस घर की हूँ। ये मुझे थोड़ा रहते-रहते उन्हें सहन करके, वहन करके विवाह के बाद खाली पति को ही वहन-सहन नहीं करना होता है, पूरा परिवार के साथ रिश्ता होता है, तो उन सबको वहन-सहन दोनों करना होता है। क्योंकि करते-करते ये कुछ बातें हैं जो यदि थोड़ा बहुत माँ-बाप के संस्कार होंगे तो ही हम कर पाएँगे। यदि कन्या ने अपनी माँ को सहन करते देखा है, तो वो नेचुरली वहाँ जाके सडनली हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है कि हम उनके लिए सहन करने लगते हैं। कहीं न कहीं शुरुआत में तो मन में ये रहता है कि मेरे व्यवहार से मेरे माता-पिता को ठेस ना पहुँचे, क्योंकि मुझे नहीं कहेंगे, वो सीधे माँ-बाप को ही बोलते हैं। तो वो मन में उनके प्रति श्रद्धा सम्मान को लेकर के शुरुआत इनको सहन करते-करते फिर इनके प्रति प्रेम आ ही जाता है और जब ठाकुर को लेके चले हैं, तब उनको ठाकुर की दिशा में लाने के लिए क्योंकि मेरे भी परिवार में कोई स्वस्थनी नहीं था, दीक्षा लिए थे, लेकिन इष्ट व्रती उन लोगों का नियमित नहीं था। जमा नहीं करते थे, सबका हस्बैंड ही करते थे मैंने देखा। बाद में उनको फिर तकलीफ बहुत आती थी, तो थोड़ा-सा ऋतिक दादाओं से चर्चा करते-करते कुछ समझ में आते-आते ठाकुर का भी बहुत कुछ बहुत समय लगा, अभी भी बहुत समझने का कोशिश ही कर रही हूँ। तो करते-करते फिर कुछ सवाल जाकर के देवघर में इसके पहले कि मैं उनसे पूछूं, सडनली वो सवाल किसी और माँ ने किया और दादा ने ऐसा जवाब दिया कि मुझे अपना जवाब मिल गया। दादा का यही कहना था कि इष्टव्रती जो कर रहा है उसी को जमा करने से ही उसका मंगल है। वो सामने वाला कर नहीं रहा है और आप उसका इष्टव्रती जमा कर रहे हो, उसकी तकलीफ तुम संभाल पाओगे?
फटाक से सिपाहीदार ने ऐसा ही बोला था। बदलापुर मंदिर में ही एक बार हम दोनों गए थे और वहां पर एक माँ आई थी, तो अपना उनके बेटे के लिए, बेटा इष्टवृत्ति नहीं करता है, बहुत तकलीफ में है, लेकिन मैं उसका कर देती हूँ। तो दादा इतना फटकार के बोले, उनकी तो थोड़ा फटकार के बोलने की मतलब उनका यही आशीर्वाद रहता है, तो कि उसका तकलीफ को तू सहन कर लेगी। अब वो तो ठाकुर ही हैं जो सब कर सकते हैं, और उस दिन से फिर हम लोगों ने बंद करके उन्हीं से करवाना, कराते कराते भी बहुत समय लग गया। आज की तारीख में हर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, इवन छोटी सी भतीजी भी स्वस्थ नहीं है। ठाकुर को लेकर चलते चलते सहन करते ही रहना पड़ता है। माँ के राज में जो एक बेटी में भी थी, बहुत जिद्दी, बहुत मनमानी करने वाली, बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन उस कल्चर में रह के बहुत कुछ सीखा। अब इस कल्चर में रह के अब अलग समय है, अलग तरह से सीखा। वहां सीखा कैसे जीना है, यहाँ सीखा सबको कैसे जीना सिखाना है। उसके लिए उनके साथ रहने के लिए थोड़ा उन्हें सहन करके, कुछ उन्हें अपने रास्ते नहीं लेकिन ठाकुर के रास्ते लाने के लिए, ठाकुर को प्रेम करते हैं तो थोड़ा उनको मेरे प्रति खटास भी आता है, तो कोई बात नहीं, ठाकुर को ना छोड़े। मेरे किसी व्यवहार से वो मेरे ठाकुर को कुछ उल्टा पुल्टा ना बोले। कभी कभी एक दो बार मेरा भी व्यवहार हुआ, तो मुझे कुछ सुनने में आया कि क्या स्वस्तिनी लिया, ऐसे तो हम बिना स्वस्तिनी बिना दीक्षा लिए अच्छे। तो मुझे नहीं, मुझे ऐसा लगा मेरे ठाकुर को उन्होंने कुछ कहा और वो मुझे बहुत तकलीफ दिया। तब यही लगा कि कुछ मेरा ऐसा व्यवहार या बोली ना हो, क्योंकि मेरे हर बोल चाल में वो मुझे नहीं देखते, मेरे ठाकुर को ही देखते हैं। तब से थोड़ा चुप रह करके, थोड़ा अलग तरीके से रह करके, ठाकुर से प्रार्थना करते करते आज थोड़ा सा सभी, कुछ साल, अभी 1.5 साल हो गया, सब लोग स्वस्थ नहीं है। अब ठाकुर संभाले, तो ये करते करते हो जाता है। बहुत अच्छा है कि यदि स्वस्तिनी दीक्षित परिवार किसी कन्या को मिलता है, पर मुझे लगता है यदि नहीं मिला ये भी और अच्छा है, क्योंकि ठाकुर ने एक मौका दिया है कि आप जाकर ठाकुर का रंग उन पर चढ़ा सकें। उसके लिए खुद को और गाढ़ा रंग हाथ में जैसे होली का रंग लगाते, तब सामने वाले के चेहरे पे लगा पाएंगे, पहले खुद के हाथ पे लगाना पड़ेगा। तो वही मुझे लगता है, ठाकुर को पहले खुद पे लिया, खुद बहुत अंदर से मजबूत होकर के, सब चीजों को इग्नोर करके, फिर भी उनको लेकर के चलते चलते ये हो पाता है। और ये तो हर समय एक आदत सी बन जाती है, ठीक है, अपने हैं जो कहे ठीक है, ठाकुर है ना, तब जाकर के वो सब कुछ सरल हो जाता है। अपने मन का मैं पहले चलाने का कोशिश करती थी, पर अब ठाकुर आपकी इच्छा, जो हो रहा है आपकी मर्जी से हो रहा है, आपकी इच्छा के बिना ना हो, बस जो हो आप ही की इच्छा से हो, मेरी नहीं, किसी और की भी नहीं, आपकी इच्छा ही पूर्ण हो। बस वो मन में भाव रख के छोड़ देते हैं, देखते हैं उनके अनुसार ही सब कुछ ऑटोमेटिक होने लगता है। मैं इतना कह के वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु, जय गुरु दादा। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से वैशाली माँ बातें रखे। मैं उनका बातें को 2 लाइन में ये करके फिर हमारा वर्षा गोखले माँ को बोलूँगा आलोचना रखने के लिए। वैशाली माँ अभी जो बोल रहे थे, जो ससुर घर पे जब नया करके कोई बोल जाता है, बहुत सारा नियम कानून को मानना पड़ता है, और यही वो बोले जे वो मान के चले, प्रयास किए। और वो एक बहुत बड़ा पॉइंट बोले जे एक नारी कैसे पुरुष को हर वक्त जे इष्ट प्राण व इष्ट के प्रति आकृष्ट कराएगा और पिता माता के प्रति आकृष्ट कराएगा, ये एक नारी का, ये लक्ष्मी बहू होने का एक उदाहरण है। मैं वर्षा गोखले माँ को अनुरोध करूँगा, मैं उनको कोई स्पेसिफिक ही बोलूँगा नहीं, बट ये संबंध में थोड़ा आलोचना रखने के लिए, ससुर घर पे जाके कैसे एक नारी का व्यवहार होना चाहिए, इसके ऊपर बोले। शायद वर्षमा नहीं है, शायद ज्वाइन नहीं किया। जय गुरु। मैं कलमकर माँ को बोलूँगा कुछ आलोचना रखने के लिए इसी संबंध में। राधिका माँ। सभी को जय गुरु। हाँ, जय गुरु, जय गुरु।
दादा जय गुरु। हाँ जय गुरु। सभी माँ लोगों को, दादा लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक जय गुरु। आज का टॉपिक सभी माँ लोगों के बहुत दिल के करीब का टॉपिक है, मायका और ससुराल। तो मैं बोलूँगी कि मैं भी एक ऐसे परिवार से आती हूँ कि जो मैं सिर्फ 2 साल की थी तभी पापा की स्वस्थानी और दीक्षा हुई। तो सत्संगी परिवार से ही हूँ और शादी होके सत्संगी परिवार में ही आई हूँ। वाह! कुछ साल तो बहुत अच्छा चला कि मतलब मुझे मायके का भी प्यार मिला और ससुराल का भी प्यार मिला मतलब। लेकिन कुछ साल के बाद मैं ऐसे सोचती थी, सबको पता है कि एक मतलब खटास सी आ गई थी मायके में और मेरे रिश्ते में, क्योंकि थोड़ा-सा नेगेटिव होगा ये सब चर्चा में, लेकिन ये है, रियल लाइफ पर है, मेरे ज़िंदगी के रियल लाइफ पर है। और अ, किसी ने कोई गुरु बंधु ने कोई भाइयों ने माँ-पापा के साथ दुर्व्यवहार किया, तो वो लोग नाराज़ हो गए, हर्ट हो गए और मुझे बताते थे। फिर वो लोग ने ठाकुर जी के बारे में सब लोग ऐसे मतलब क्यों होता है कि नाराज़ तो होते हैं लोगों से और उसका गुस्सा निकलता है ठाकुर पर। वो लोग फिर लोगों का गुस्सा निकालते थे, फिर नेगेटिव बातें होती थी। मैं शुरू-शुरू में तो हाँ, हाँ बोल के अभी एकदम से तो उनको मना भी नहीं कर सकती थी, सिर्फ हाँ, हाँ बोलती थी। लेकिन मुझे पता है उधर क्या है, मेरे ठाकुर क्या है। और फिर माँ को गुस्सा होता था कि ये अपने ठाकुर को मैं इतना बोलती हूँ, फिर भी ये अपने ठाकुर को ही पकड़े हैं, वो अपने ससुराल को ही पकड़े हैं, इसलिए वो मुझसे नाराज़ हो गई। और नाराज़ होते-होते इतनी ज़्यादा नाराज़ हो गई कि उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। मुझे नंबर भी ब्लॉक कर दिया। मतलब हर तरह से उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। तो फिर और फिर मैं उतना ठाकुर जी से बोलती थी कि क्यों ठाकुर ऐसा क्या मैंने पाप किया कि मेरे मतलब बदलापुर में एक ही शहर गाँव में रहते हुए भी मुझे मेरे माँ-पापा का प्यार नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद कुछ सालों बाद पता चला कि इतना मतलब इतना उसको माँ को इतना गुस्सा था कि उसने मेरे पापा चले गए तब भी मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। कुछ महीनों के बाद पता चला कि मेरे पापा गुजर गए हैं। तो उस बात को सुनकर और भी मैं हर्ट हो गई थी, बीमार भी हो गई थी कि मतलब कितनी अभागी हूँ कि मेरे पापा के अंतिम दर्शन भी कर नहीं पाई। फिर कुछ साल के बाद पता चला कि नहीं वो उस फेज़ में जब वो मुझसे दूर हो गई थी, ठाकुर से दूर हो गई थी, तब मेरे मायके में बहुत ज़्यादा मतलब पूरा का पूरा परिवार ही बिखर गया था। माँ की सोच इतनी टॉक्सिक हो गई थी, इतनी टॉक्सिक हो गई थी कि उसने भाभी को घर से निकाल दिया, उनका डिवोर्स हो गया, फिर उसके बाद पापा गुजर गए, भाई भी चला गया। मतलब जो पूरा एक हँसता-खेलता परिवार है, वो ही पूरा का पूरा बिखर गया। फिर मुझे एक बार ना हम लोग मैसेज पढ़ते थे, एक उसमें एक वाणी है, हॉरर, इट इज़ हॉरर। Come back from the filthy, noxious, heinous, dreadful betrayal, which once crucified beloved the great, with the sinful, pathetic, criminal, bloodshedded. Oh, be ashamed and off from it. मतलब क्या है कि ऐसे टॉक्सिक लोग हैं कि वो लोगों ने इतने टॉक्सिक लोग होते हैं कि वो लोग ने दयाल को भी क्रूसिफाइड करने से मतलब पीछे नहीं हटे। अगर ऐसे लोग हैं तो तुम वहां से हट जाओ। मैं सोचती उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ, कि अगर मैं उनके साथ मेरा लगाव बना ही रहता तो उसके साथ साथ मैं भी बिखर जाती और मेरा ये परिवार भी बिखर जाता, मेरा ससुराल पूरा बिखर जाता। कि जबकि वो तो मुझसे कभी मतलब वो तो मैं सोच भी नहीं सकती। ठाकुर से दूर होना तो मतलब सांस लेने के बंद हो जाएगा मेरा, लेकिन मैं ठाकुर से दूर नहीं हो पाऊंगी। इतना मुझे मेरे लिए वो पेनफुल हो जाता था। इसलिए मुझे लगता है कि ठाकुर ने वहां से मुझे दूर किया। मतलब देखिए, सोचिए कि अगर हमारे जीवन में अगर दुख आते हैं तो वो ये भी सोचना है कि आगे वाली कोई बहुत बड़ी परेशानी है, वहां से वो दुख से हटाने के लिए, दूर करने के लिए ठाकुर हमें वो थोड़ा सा दुख देते हैं।
फिर एक बार लास्ट ईयर में हम लोग सारे परिवार मिलके देवघर गए थे। फिर पापा तो मतलब सिपाहीदा तो सबको जानते थे, बचपन से ही पापा को जानते थे। फिर उन्होंने पूछा किया कि खैर अभी कैसे है? मैंने पूछा, बोला कि दादा वो तो चले गए, 3 साल हो गए। फिर शॉक, एकदम सिपाहीदा एकदम शॉक है, वो हो गए। ऐसे कैसे हो गए? मुझे तो कोई पता नहीं था। फिर मैं बोली, दादा मुझे भी नहीं बताया था। फिर बोले, ऐसे क्यों किया? मैंने बताया ऐसे-ऐसे हुआ है। फिर गुस्सा हो गए, माँ के ऊपर गुस्सा हो गए मेरे कि ऐसे क्यों किया? कि क्या तुमने कोई गुनाह किया था? ऐसे तो नहीं था कि तुम किसी ने मतलब तुमने भाग के शादी की, तेरे मायके वाले तुम्हारे ससुराल वाले, समाज के 4 लोग, सब लोग मिलके शादी की थी और ऐसे मतलब और तुमने ससुराल के जो भी अनुष्ठान है, ठाकुर है, सबको लेके चली हो, सास-ससुर की सेवा की हो, तो क्यों मतलब तुम्हारा सब कुछ तो किया तुमने, तो फिर क्यों तुमसे नाराज थी? तो बोले कि चिंता मत करना, तुमने जो भी किया है ठाकुर जी ने सब देखा है और तुमने जो भी किया है उसका फल तुम्हें जब जजमेंट डे होगा उस पर मिलेगा। मैं तो सोचती हूँ दादा, मुझे तो वो तो सब नहीं पता, लेकिन जो भी मिला है आज की लाइफ में, वो ही मुझे मेरे लिए ठाकुर जी का आशीर्वाद है। अगर उनके मुँह से ये सब मिलता है, तो मतलब दुनिया में कोई भी कुछ भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह का मुझे उनकी तरफ से बोलते हैं कौतुक, हमारे यहाँ बोलते हैं प्रेज़ करते हैं, अगर किसी का पीठ शाबाशी देते हैं अगर, तो बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे ज़िंदगी में। ठाकुर जी एक बार फिर अ सिपाहीदा लास्ट ईयर नहीं, कुछ साल पहले आए थे और बोलते थे ठाकुर जी को वैशिष्टपाली भी बोलते हैं और वैशिष्टपाली बोलते हैं, तो उसका मतलब क्या है? अगर एक माँ के 2 बच्चे हैं और एक बीमार है और उस एक दूसरे बच्चे को सांभर चाहिए, खाना है। तो एक माँ ऐसी होती है कि अगर बीमार बच्चा है तो बीमार बच्चे के लिए खिचड़ी भी बना के देगी और दूसरे बच्चे को सांभर भी बना के देगी। तो वैसे ही हमारे ठाकुर है, जिनको बोलते हैं वैशिष्टपाली। कुछ साल पहले मैं मतलब सोचती थी कि क्या मैं क्या इतनी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन क्या सिर्फ मैं घर गृहस्थी ही संभाल पाऊंगी, आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी क्या? कि मतलब वही इतना ही मेरा लाइफ है क्या? तो लेकिन फिर सोचती थी, नहीं, मेरे लिए जो कुछ भी है, वो जो मेरे लिए है, वो ठाकुर मेरे सामने सही वक्त पर लाके देंगे। और जब भी मतलब इतना सोच के मैं सोचती थी कि हाँ, जब भी मेरे लिए आएगा वो ठाकुर जी स्पेशल ही देंगे। फिर कुछ साल के बाद ठाकुर जी ने मुझे होम्योपैथी दिया। होम्योपैथी क्या पढ़ाई, मतलब ऐसे मतलब है कि कॉमर्स बैकग्राउंड है मेरा, साइंस का कोई ये भी नहीं है, लेकिन वो इंटरेस्ट आया, पढ़ते गई और उसके बाद जब धीरे-धीरे कुछ लोगों की हेल्प करती गई उसके हिसाब से जो भी पढ़ा है, उसके आधार पर जो भी कुछ लोगों के लिए हेल्प करती गई। फिर 4 लोग दिन के बाद फ़ोन आता था कि हाँ, माँ आपने जो दवाई दी ना कि उससे हमारी तो तकलीफ चली गई। तो ये सब क्या है? मेरा तो कुछ भी नहीं है उसमें सहयोग। जो भी दिया है वो ठाकुर जी ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, उसी आशीर्वाद की तरफ से है कि हाँ, मैं आज पढ़ूँ, एक मेडिसिन के बारे में पढ़ाई करूँ 2-3 दिन के बाद एक केस आती है, वही मेडिसिन मैं उसको प्रिस्क्राइब करती हूँ और 4 दिन के बाद वो इंसान का फ़ोन आता है, माँ आपने जो दवाई दी थी ना, मेरा इतना 4 साल, 5 साल से जो तकलीफ था वो चला गया। तो वो सब क्या है? मेरा उसमें कोई भी नहीं है, वो सारा ठाकुर जी का आशीर्वाद ही है। मतलब वो जो उनकी तरफ से जो आता है ना तो वो बोलते हैं ना, फुलफिलर द बेस्ट, ठाकुर जी को बोलते हैं कि वो लोगों की तरफ से जो आता है रिप्लाई जो आता है, वो मुझे किसी सोना चांदी से भी बहुत ज्यादा है। वो किसी सोना चांदी गाड़ी बंगला पैसा उससे भी जो आनंद नहीं मिलता, वो आनंद से भी ज्यादा आनंद वो लोगों के रिप्लाई से आता है। और क्या बोलूँगी, ज़्यादा कुछ सोचा बहुत था टाइम पर भूल जाती हूँ। जय गुरु। जय गुरु, बहुत सुंदर आलोचना रखे कलमकर माँ जे बहुत जो बोलते हैं ना, अकपटता बोलते हैं,
सिंसियरिटी उसके मैं ऑलवेज देखता हूँ उनके बातों से। जे एक हंसता खिलता परिवार, जे इष्ट के बिना, ठाकुर जी के बिना, उनका उदाहरण खुद का परिवार का उदाहरण कोई देता नहीं, क्योंकि समाज में खुद के परिवार के साथ जो बुराई हुआ है उसको उत्थापन भरी सभा में करने के लिए बहुत हिम्मत भी चाहिए होता है। क्योंकि सब लोग जो देखते हैं कि ऋतिक परिवार है, उनका ससुर भी ऋतिक है, उनका हस्बैंड भी ऋतिक है, फिर भी वो जब आलोचना करते हैं, कोई भी उदाहरण देना पड़ता है घर का परिवार, तो वो पीछे नहीं हटते हैं और वो हमारे सामने एक उपस्थापना रखें, जे ईश्वर को बिना, ठाकुर जी को छोड़ के जितना भी तुम करो, कहीं ना कहीं वो परिवार टूट ही जाएगा। ईश्वर को, ठाकुर जी को छोड़ के वो बोले मैं जो भी कुछ है, बट मैं ठाकुर जी को छोड़ के नहीं रह पाऊंगा। ये उदाहरण ये कि जो नारी का यही वैशिष्ट्य होना चाहिए, जे पुरुष को उसका इष्ट के प्रति आकर्षित करवाना, पुरुष को उसका पिता माता के प्रति आकर्षित करना, और पुरुष को उसका जो भाई है उसके साथ जोड़ के रखना। एक नारी का जो उदाहरण वो दिए, वो चेष्टा किए, प्रयास किए, और वो प्रयास को, वो एनर्जी को जो टूट पड़े, वो होम्योपैथी का प्रैक्टिस लेके कितना मंगल किए। मैं रिसेंटली भी, मैं थोड़ा सा 1 मिनट ज़्यादा टाइम लूँगा, टाइम ज़्यादा हो चुका है, बट मैं जब देखा एक व्यक्ति को सहायता चाहिए, वो बहुत विपन्न में था, उसका जीवन बहुत विपन्न था। जब मैं सहायता मांगा कलमकर माँ को, वो तुरंत आगे आके वो व्यक्ति को घर पे बुला के उसको मेडिसिन दे के, अभी वो सुधरा कि नहीं सुधरा दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट वो जैसे उनके एक बेटा जैसा होता है वो फीलिंग दिए। और एक बातें बोले, जे नारी का धैर्य शक्ति कितना होना चाहिए, वो उनका आलोचना में न रखे। मैं ज्योत्सना माँ को बोलूँगा इसको ऊपर आलोचना रखने के लिए 5-7 मिनट। जय गुरु। आज का जो पार्ट था वो सच में हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जितने भी माँ लोगों ने आलोचना किया वो सब ने बहुत ही सुंदर भाव से हर एक एस्पेक्ट को समझते हुए उन्होंने खुद का जीवंत उदाहरण दे के सुंदर भाव से किया। जो ठाकुर जी यहाँ पर बोले ना, एक कर्म का बात बोले हैं, पिछला जो भी कर्म रहे, जो हम अभी अपने भाग्य को कर्म के द्वारा बदल सकते हैं, कितना यही बात हम सब जो माँ लोगों ने आज आलोचना किया, उन्होंने तो वही किया। पिछला क्या कर्म था उनका, वो सब छोड़ के ठाकुर जी के आइडियोलॉजी को पकड़ते हुए, ठाकुर जी की बातों को पकड़ते हुए उन्होंने अपना नया भाग्य बनाया। और आज सच में ठाकुर जी जैसा जो शब्द में हम सबको बताए हैं कि रानी के जैसे हम अपने घर को रखे हैं सुंदर भाव से। ये 2-3 एस्पेक्ट्स है जो मैं पिन पॉइंट करना चाहूंगी। आज का जो करंट सिचुएशन है, सबसे पहले तो बहुत देर शादी होने से क्या होता है, मेच्योरिटी लेवल इतना ज्यादा हो जाता है, और मेच्योरिटी इन द सेंस ऑफ एडेप्टेबिलिटी सेंस ऑफ एडेप्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। एडॉप्ट करना, चीजों को समझना। अगर कभी कभी उम्र जब कम होता है, तो अगर ससुराल पक्ष से कोई डांट भी दिया और कुछ बोल भी दिया, तो वो समय ऐसा मन में रहता है कि ठीक है, मुस्कुरा के, अच्छा रो भी रहे और खाना भी खा रहे हैं। पर जब यही बात 25, 26, 27 साल के उम्र में जब वो लड़की के ऊपर बीतता है, तब वो एकदम उत्तेजित होके, तब बहुत डिफिकल्ट होता है उसके लिए वो समझना, और वो माफ नहीं कर पाती है। तो इसीलिए जो ठाकुर जी के आइडियोलॉजी के हिसाब से जितनी भी शादियां हुई हैं, हम आसपास में जितनी भी शादियां देते हैं, जो गुरु भाई हैं, आप देखेंगे कि सब सुंदर भाव से सारी बहुएं अपने अपने परिवार को लेके सुंदर भाव से चल रही हैं। उनका सारा आकर्षण, सारा विचार, सारा बोलते हैं ना एक्टिविटीज, वो ससुराल पक्ष से ही है, मायके के पक्ष से ज्यादा नहीं है। मुझे याद है, मैं एक ही घटना कहूंगी, उसमें सारा सारांश है, मेरे जीवन का सारा सारांश उसी में है। मेरी जब शादी हुई थी, तो जब मेरा लैंग्वेज, मैं तो हिंदी बोलती थी और ससुराल पक्ष में सब बंगला बोलते थे, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था लैंग्वेज बैरियर। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि चीजें हो क्या रही हैं। तो धीरे धीरे ससुराल पक्ष के भी लोग धीरे धीरे मेरे वजह से हिंदी बोलना सीखे। मुझे याद है कि सब
हिंदी बोलने में भी वो सोच सोच के बोलते थे, और मुझे बंगला तो आता ही नहीं था, तो मैं चुप ही रहती थी। तो 5 महीने के बाद, नहीं 5 महीने के बाद नहीं, 15-20 दिन के बाद ही पूजी सिपाहीदा आए थे। हालांकि वो मेरी शादी के पहले भी आए थे, तब दर्शन प्रणाम हुआ था, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी, और शादी के बाद भी आए थे। तो उन्होंने बहुत सुंदर भाव से, माँ जब मुझे, मेरी सास हम दोनों गए और हमने प्रणाम किया, तो सास के सामने ही पूजी सिपाहीदा ने मुझे कहा, हिंदी में कहा कि ये तुम्हारी सास है ना, मैं इनको बहुत सालों से जानता हूँ और मैं तुम्हें भी जानता हूँ। तो तुम्हारी सास अगर दिन को भी रात कहे और रात को भी दिन कहे तो मानना, कभी माँ से आर्ग्यूमेंट नहीं करना, जो बोले वही करना, ठीक है। और मायके के तरफ तुम आंख बंद करके रखना, तुम्हारा जो भी है ये ससुराल ही है। वो दिन है और आज का दिन है, मैं अक्षरशः पालन करने की कोशिश करती हूँ, रोज पालन करने की कोशिश करती हूँ, और एकदम सुंदर भाव से मेरा जीवन गया। कैसे कैसे ठाकुर जी मुझे सब कुछ कैसे आनंद में रखे हैं, वो जानते हैं और एक मैं जानती हूँ। और आज के पाठ में हम सभी ने गृहस्थी के बारे में बात किया, हम सभी ने अपने जीवन को सुंदर कैसे बनाए उस बारे में बात किया। एक पॉइंट जो हमसे थोड़ा सा रह गया है, वो शिल्प की बात है। आज ये बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है जिसपे मैं माँ लोगों से आग्रह करके ये बोल सकती हूँ, जो ठाकुर जी हमेशा हमेशा पसंद करते थे शिल्प को, हमेशा पसंद करते थे स्किल को, जो आज पूरा भारत देश स्किल इंडिया की तरफ चल पड़ा है। हम सभी को हमारे अंदर स्किल को जगाना है। जैसे नैना माँ ने बहुत सुंदर भाव से कहा, जब उनका गृहस्थी संभालने का समय था तब उन्होंने अपनी गृहस्थी संभाली, अब जब उनका गृहस्थी स्टेबल हो चुका है तब अब उन्होंने अंदर के स्किल को पूछा कि उन्हें क्या पसंद है, और उस स्किल को वो एनहांस कर रही हैं और उसको बहुत सुंदर। अच्छा, ये भी एक सेवा है, समाज का सेवा ही है। तो जितने भी माँ लोग हैं, जैसे गोखले माँ बहुत बहुत सालों से ट्यूशन पढ़ाती है और वो इतना अच्छा पढ़ाती है, ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ वो ठाकुर जी के आइडियोलॉजी संस्कार भी बच्चों के अंदर इनवाइब कर रही हैं। और वो भी एक स्किल है, वो भी एक कला है। जितने लोग यहाँ पर हैं, माँ दादा, सभी से रिक्वेस्ट है कि अब हम फॉलो कर रहे हैं, हम ठाकुर जी की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, हम संसार गृहस्थ में सुंदर भाव से रह रहे हैं, हम बाहर पैसा कमा रहे हैं, हमारे उसके साथ साथ हमको स्किलफुल होना बहुत जरूरी है। छोटी सी बात जो मैं और मनीष दा हमेशा कोशिश करते कि हम इसको कैसे फ्यूचर में हम कर ही लेंगे। नैना माँ का एक और खूबी है कि वो जीवामृत जो होता है, जिसको हम फर्टिलाइजर कहते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वो भी बहुत सुंदर बनाती है। मैं हमेशा उनको बीच बीच में इंगित करती हूँ कि आप बनाइए और हम गुरु भाई के घर घर हम देंगे। मेरा एक मिशन है कि घर गुरु भाई के घर में थानकुनी पत्ता या जो भी छोटे मोटे जो मेडिसिनल प्लांट्स है वो रहे, उसके साथ साथ ये जीवामृत भी पहुंचे। तो ये जो छोटी छोटी स्किल्स है ना, क्यों ना हम हमारे जैसे ठाकुर जी बोले ना कि एक फार्मर के पास में छोटा सा फैक्ट्री, छोटी फैक्ट्री लगा दे, तो उसको बाहर अपने सामान को बहुत कम दाम में बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको वो वहीं पर कर सकता। क्यों ना हम हमारे बदलापुर, क्यों ना हम हमारे मुंबई के जितने भी गुरु भाई हैं, उनको हम ये सब माँ लोग जो इनका संसार स्टेबल जोन में चला गया है, जब सब सिस्टमैटिक चल रहा है, क्यों ना हम हमारे स्किल को अपने अंदर ढूंढे और फाइंड आउट करें और इसको आगे बढ़ाए। ठाकुर जी का जो सुंदर भाव का मिशन है कि हमको नौकरी ठीक है, पर नौकरी के ऊपर उठ के हमें बिजनेस करना चाहिए, हमको स्किल को बढ़ाना चाहिए। मॉनेटरी टर्म्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं कर रही हूँ स्किल को एनहांस करना, ताकि वही तो हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे, हमारे आसपास के लोग भी वही सीखेंगे, हमारे समाज के लोग भी वही सीखेंगे, और हम सबल और सक्षम हो पाएंगे। जो इतिहास की बात की गई है कि हम कितने ज्यादा फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, मॉरली, सोशली इतने स्ट्रांग थे, इतने सक्षम थे कि आज हमको इरोड दिया, इरोड मतलब हमारे अंदर से वो सब छीन लिया गया है। आज सारा सोशल मीडिया उसी से भरा हुआ है कि हमारे घर में कैसे फूट आए, हमारे घर के बच्चे कैसे बिगड़े। पर हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम जो एक साथ रहते हैं, परिवार में एक साथ रहते हैं, उसी पे सोने पे सुहागा हमारे जीवन में ठाकुर जी हमें मिले हैं। तो वो सब हमें बांध के रखें और इसी को बांधते हुए हमें आगे बढ़ना है।
तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, हमने जो ठाकुर जी को लेके पाया है, हमको हमारे घर के बच्चों को, स्पेसिफिकली लड़कियों को सिखाना बहुत ज़रूरी है कि सहन का मतलब यहाँ पर ठाकुर जी ये नहीं बोले कि गलत चीज़ों को सहन करके तुम रहो, यहाँ पर कोई गलत नहीं है। वो तो ससुराल पक्ष तो हमें सिखा ही रहा है, सीखना ही है हमें, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करना है, ठाकुर जी के आइडियोलॉजी के चल के। तो हमारे घर की लड़कियों को ये हमें सिखाना है कि वो तुम्हारे माँ बाप हैं, वो तुम्हारे लिए अच्छा ही करेंगे और सुंदर ही करेंगे। और जब हम देख देख परख के शादी करेंगे, अच्छे परिवार में शादी करेंगे, तो ये सब का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं ठाकुर के दया से। तो आज मैं इतना ही कहूंगी, इतना बोल के मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। सभी को मेरा जय गुरु। जय गुरु। ज्योत्सना में बहुत सुंदर भाव से आज का जो एक टॉपिक के ऊपर आलोचना हो रहा है और रखें जे कर्म का जो प्रतिफलन है वही ही भाग्य है, वो बोले। और बोले जो आज का डेट में जो अडोप्टेबिलिटी कम हो रहा है, इसका मुख्य कारण है लेट विवाह जो करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कौन सी वस्तु को जब नरम रहता है मिट्टी तब उसको आकार दिया जा सकता है, तो वो हार्डर फॉर्म में रहता है तो आकार नहीं दिया सकता सूख जाने के बाद। अभी प्राप्त वयस्क में जो लड़की लोग शादी करते हैं, क्योंकि एक शिक्षागत योग्यता होता है, एक जीविका होता है, और जीविका में 5 साल स्पेंड करने के बाद उनका उम्र जो हो जाता है करीबन 28-30 साल की उम्र में आजकल लड़की लोग शादी करते हैं। बयस तब दिखते हैं तो 40 साल लड़की के साथ तो शादी करेंगे नहीं, और करेंगे तो वही 1-2 साल का गैप में करेंगे। तो वहाँ पर भी एक जो बातें वो रखे हैं, जे ससुराल का जो शासन विधि को उनको अडप्टेबिलिटी नहीं कर पाते हैं। फिर बोले जे जो जो पूजनीय सिपाहीदा का उदाहरण दिए, जे घर पे जो सास ससुर होते हैं वो शासन करते करते सपोज तुम्हारे प्रति कुछ अन्याय कर दे तो उसको तुरंत जो होता है, जैसे पिता माता होता है तो पिता माता उनको हम कुछ उल्टा बोलते नहीं हैं, तो सास ससुर जो है वो पिता माता का रूप है। तो वो बातें जो आशीर्वाद मिला था उनको, वो बोले मैं खुद उसको निभाने के लिए प्रयास किया। फिर एक बातें रखें, फोर्थ वन, ये शिल्पवृत्ति जो है ठाकुर जी बोलते हैं उसको लक्ष्मी वृत्ति। एक लक्ष्मी बहू का लक्षण जो होता है वो घर पे कैसे उसका जो स्किल सेट को जो बोले एनहांस करने के लिए, वो हर माँ लोग को करना चाहिए। जिसका जो भी सिलाई से लेके छोटा मोटा जो भी कर्मरत में रहने से घर पे एक प्रेरणा मिलता है। मैं इसको ऊपर आगे और रश्मिता जैनामा को बोलूँगा इसी संबंध में आलोचना रखने के लिए। रश्मिता जैनामा है। जय गुरु। हाँ, जय गुरु। जय गुरु। हाँ, उपस्थित सभी को मेरा राम जय गुरु। आज का जो टॉपिक है नारियों के ऊपर कि मायका और ससुराल में कैसा वो रिश्ता होता है, तो उसके बारे में थोड़ा टाइम कुछ बोलूँगी क्योंकि बच्चे को भी स्कूल लेके जाना है मुझे। नारी जो जैसे ज्योत्सना माँ भी बोल रहे थे, उनका भी जैसा कि बोले कि वो हिंदी बोलते थे और ससुराल में बांग्ला बोलते थे। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं उड़ीसा से होके भी मेरा अरेंज मैरिज हुआ था और ससुराल और वो जो मायका है, मेरे मामा का गाँव ही मेरा ससुराल है। तो बट मैं पढ़ाई वगैरह मेरा सब हुआ था दूसरा डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा का। तो उधर का जो लैंग्वेज है थोड़ा-सा जैसा कि इधर महाराष्ट्र में एक कोकण का साइड का महाराष्ट्र, तो वैसा ही थोड़ा डिफरेंस था। तो उसके वजह से मैं जो संबलपुरी लैंग्वेज मेरा उसमें पढ़ाई वगैरह सब वहाँ था। तो मैं कुछ बोलती थी ना, तो मेरे ससुराल में सब लोग का ना वो समझ में नहीं आता था एक-एक बात। फिर वो रिपीट पूछते थे, "क्या बोले?" तो मैं बहुत टाइम ना सिर्फ़ चुप रहने की कोशिश करती थी कि नहीं मैं नहीं बोलूँगी। मेरे बात को ये सुन के हँसते हैं या उसमें वो समझ नहीं पाते थे। बट धीरे-धीरे मैंने क्या कि वो लैंग्वेज को सीखने लगी कि नहीं इसको ये बोलते हैं, वो चीज़ को ये बोलते हैं। मैं धीरे-धीरे वो मेरा एडजस्ट हो गया है। और जैसे कि ठाकुर जी की बात ठाकुर जी बोल रहे थे कि नारी जैसे लड़की शादी होती है तो मायके के प्रति श्रद्धा रहती है। क्योंकि हमारा हर कल्चर मतलब हर स्टेट में देखा जाए, जैसा लड़कियों का शादी होता है कुछ ना कुछ रस्म रहता है। जैसे शादी का किसी के साइड में दूसरे दिन में पग फेर का रस्म होता है या 10वें दिन में मायके जाने का।
जो होता है ना वो बोलते हैं ना नियति से पहले से ही है। तो 2 दिन से मायके जाते हैं, 2 दिन रह के आते हैं वापस, फिर 15-20 दिन के बाद फिर लड़की को छोड़ते हैं मायके में। भले 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए जाके वो तभी मायके के ऊपर ना उनका प्यार रहता है, लड़की लोग का। वो फटक से ऐसा वो छोड़ ना, उतना प्यार कम नहीं होता क्योंकि वो इतना 20 साल, 15 साल जो भी है मायके में बिता है। उनके फ्रेंड सर्कल हो, माँ-बाप हो, भाई-बहन हो, सबके ऊपर प्यार रहता है। तो वो रस्म हर स्टेट में मैं देखती हूँ कि हर स्टेट में वैसा रस्म है कि शादी करके आते हैं, तो वो पकवेर में जाते हैं, वापस आके फिर 10-15 दिन एटलीस्ट 1 महीना तो मायके में वो लड़की लोग को छोड़ा जाता है। फिर वापस आके धीरे-धीरे उनका जैसा कि परिवार में वो एडजस्ट करके चलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, और जब ऐसे छोटा बच्चा होता है ना कि पैदा हुआ उसको कुछ बोलना नहीं आता है, धीरे-धीरे वो हर टाइम सुनने का कोशिश करता है छोटा बच्चा। कि मैं सबका सुनूँ और सुनने के बाद वो चीज़ कैप्चर करके बोलता है। वैसे ही जब एक नारी का, एक लड़की का शादी होता है ना, वो भी क्या करती है, कितना भी वेल एजुकेटेड हो, जो भी होने दो, वो हर टाइम कोशिश करती है कि सबको पहचानने के लिए। वो उतना टाइम एटलीस्ट सोचती है कि मैं सास क्या बोल रहे, ससुर क्या बोल रहे, ननद क्या बोल रहे, उनको क्या चाहिए, वो समझने की कोशिश करती है। समझ के करते-करते धीरे-धीरे वो उसको काम पे मतलब कोशिश करते हैं कि मैं ये करूँ, मेरा ससुर को अच्छा लगेगा, मैं ये करूँ, मेरे सास को अच्छा लगेगा, ये करूँ, मेरा पति को अच्छा लगेगा। और जब धीरे-धीरे करना चाहती है ना, करने के बाद तभी जाके उनके ससुराल के ऊपर प्यार बढ़ता है। जैसा कि कहा जाता है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए करता है, उसका लालन-पालन करता है, मतलब उसको पैदा करने के बाद, तभी जाके वो बच्चे के ऊपर प्यार आता है। अगर वो नहीं करेगा, तभी वो बच्चे के ऊपर प्यार नहीं आएगा। वैसे ही ठीक कि जब हम सबके लिए करेंगे ना, तभी जाके हम उनके ऊपर प्यार आएगा, तभी वो लोग हमें प्यार करेंगे। किसी के लिए कुछ बिना करके कभी प्यार नहीं आता है। और उसके आगे जैसे कि मैं शादी करके आई तो मेरे हस्बैंड बोले, मैं तो बाद में आता हूँ, पहले मेरा परिवार आता है। मैं हर टाइम चाहता हूँ कि मेरे परिवार का एक भी इंसान कि तुमसे नफ़रत ना करे। उनका पहला शब्द मेरा वही था। तो उसके लिए मैं वो चीज़ मैंने मतलब कोशिश की कि मेरे ससुराल में मुझे कोई भी एक जन कि ना बोले कि तुम्हारा वाइफ ना कि ऐसा करती है, वैसा करती है। किसी का मन में कुछ भी आया, तूने आज ऐसा कर दिया, तो मैं दूसरे दिन वो चीज़ गलत करने का कभी कोशिश भी नहीं किया आज आज तक। शादी को 14 साल का कंप्लीट, 15 रनिंग है। और सबके मन में, भले आज के इतना साल मैं उनसे दूर रही हूँ, कभी जाती हूँ फंक्शन में मिलती हूँ, तो भी ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब मैं किसी के लिए भले मैं उनको सेवा नहीं दे पाती हूँ पास में रह के, बट जितना दिन आते हैं मैं उनको नाराज़ नहीं करूँगी। और मैं सोचती हूँ कि एक नारी ही है जो कि मायका और ससुराल को जोड़ के रखती है। क्योंकि जब आप आपके ससुराल वाले को आप बहुत प्यार दोगे, बहुत सेवा दोगे, सब मतलब वो उनको कोई कमी महसूस होने ही नहीं दोगे, तभी मुझे लगता है कि आपके मायके वाले में से कोई भी अगर आपके ससुराल में आते हैं, तो आपके ससुराल वाले ना उनको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, बहुत इज़्ज़त देंगे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। 14-15 साल में ऐसा नहीं कि जीवन में कभी कुछ नहीं होता है, कभी कोई बोल दिया, गुस्सा भी आता है, कभी वो बोल नहीं पाते बट मन का मन आएगा ना, तो भी लगता है कि मैं तो किसी को बोलूँ, मैं तो किसी को, तो उसको मन में क्या बोलते हैं दबाना पड़ता है, क्योंकि किसको बोल के आज को इसने बोल दिया, फिर मैं बोलूँगी, कल को हम दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाएगा, फिर उसको ना मौका मिले कि अरे तुम लोग का तो ऐसा था, सास-ससुर का था या हस्बैंड वाइफ का जो भी था, तो मुझे किसी का मौका देना नहीं चाहती हूँ कि मुझे कोई बोले। फिर वो थोड़ा टाइम जाने के बाद उसी दिन चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हर एक चीज़ नॉर्मल हो जाता है और आपका जो रिश्ता है ना मायके वाले को पता होना चलता है, ना ससुराल वाले को पता होना चाहता है। उन लोग का जो बीच में जो प्यार है, अभी मेरे सास-ससुर या मेरे पापा-मम्मी जब कोई एक-दूसरे के पास जाते हैं ना, तो वो दोनों के पास इतना प्यार है कि मैं भी मेरे सास के साथ इतना क्लोज़ नहीं हूँ कि जितना मेरे मम्मी मेरे सास के साथ क्लोज़ है। फ़ोन कॉल करते हैं, बात करते हैं, कैसे हो, क्या हो? तो मैंने देखा कि मुझे ऐसा लगता है कि एक नारी ही है कि जो 2 परिवार को जोड़ के रख सकता है। अगर बहू अच्छी रहेगी तो बहू का परिवार को भी ससुराल में बहुत अच्छे से प्यार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। शादी के टाइम पे जब शादी होता है, बोलते ना दुहिता दुहिकुलो को हिता हमारे उड़ीसा में बोलते हैं। तो जब एक नारी
शादी करने के बाद जैसे मैं बोल रही थी कि धीरे-धीरे वो मायके के ऊपर प्यार रहता है, फिर ससुराल के ऊपर जब करते जाएगी ना प्यार बढ़ेगा। कुछ दिन ऐसा जाता है जब हम खुद लड़कियाँ लोग, मैं मेरे बात बोलती हूँ, जब हम खुद कभी-कभी मायके जाने के लिए नहीं, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है मायके जाने का, मैं तो यहाँ पर खुश हूँ। मैं हाँ, ठीक है, कॉल करती हूँ, वीडियो कॉल करती हूँ, बात करती हूँ। नहीं, अभी जाने का ज़रूरत नहीं। आपको मन हो रहा है मुझे देखने का? ठीक है, आप आ जाओ। क्योंकि मेरे ससुराल में मुझे पता है कि मेरे मायके में कोई आएँगे, तो मेरे ससुराल वाले उनको रिस्पेक्ट देंगे, प्यार करेंगे। एक नारी ही होती है कि दोनों परिवार को जोड़ती है, और एक नारी ही होती है कि सबको लेके, मायके का पूरा फैमिली, ससुराल का पूरा फैमिली, सबको लेके चलती है। तभी जाके संसार अच्छे से चलता है। जैसे कि अभी ज्योत्सना माँ बोलते हैं, अभी कलम कर्मा जैसे कि उनका पारिवारिक में बहुत अच्छे से चल रहा है, तो अपना ये खुद जो अपना वो हुनर है, वो उसको लेके चल रहे हैं। मुझे नहीं पता था मेरे पास क्या हुनर है। जब मेरा 10वीं का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, तो मेरे मम्मी मेरे बहुत पीछे पड़ी थी कि तुम सिलाई सीख लो, तुम सिलाई सीख लो। क्योंकि मेरे उससे पहले मेरे को सिलाई का चीज़ बहुत अच्छा लगता था। ऐसे घर पे बैठ के समर वैकेशन हुआ, हर समर वैकेशन में कुछ ना कुछ सीखती थी। तो मेरे मम्मी इतना पीछे पड़ी, तो मैंने हर टाइम नहीं, मुझे नहीं सीखना है। बट मेरे मम्मी ने क्या किया कि मेरे एक फ्रेंड को बोली, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। वो उसके माध्यम से बोली उसको लेके जा, तुम दोनों सिलाई सीखो। तो रिजल्ट 10th का रिजल्ट आने तक 2 महीना लगता है, एग्ज़ाम से रिजल्ट आउट तक। तो वो टाइम पे मैंने सिलाई सीखी, और उसके बाद मैं अपने लिए ही सिला रही थी, बस किसी के लिए नहीं करती थी। धीरे-धीरे क्या हुआ कि जब मैं सम मेरा जो टेलर मशीन था मेरे घर पे था मम्मी के पास। जब भी वैकेशन में जाऊँगी ना, तभी मेरे लिए साल भर का काम करके मैं आती थी यहाँ पर। ससुर किसी का भी होने, बाद में मैं हस्बैंड को बोलती थी, "एक मशीन लेंगे क्या?" बोलते, "क्या करेंगी? तुम तो करके आते हो ना।" तो उनको पता नहीं था कि मेरे पास क्या हुनर है। मुझे हाँ, उनको लगता हाँ, खुद के लिए कर रही है, जाने दो। बट धीरे-धीरे मम्मी इतना अभी फ़ोर्स किए 3-4 साल पहले कि नहीं तू वापस थोड़ा अभी सीख, धीरे-धीरे भूल गई है। तो मैंने मम्मी के पास रुकी, 15 दिन सीखी, थोड़ा भूल गई थी। अभी आज के डेट में मैं सोचती हूँ कि जो ठाकुर जी को लेके बोलते हैं ना शिल्प व्रत होना चाहिए, या लक्ष्मी का पूजा वही होता है जो एक नारी, भले उसके पास एक जगह भी हो, उसमें कुछ बोलते हैं ना कि कुछ भी करके वो डालते हैं ना, वो उसमें से भी निकलता है, घर के लिए एक भाजी भी होता है, वो भी एक लक्ष्मी व्रत में आता है। तो नारी के पास, हर एक के पास कुछ ना कुछ हुनर है, उसको लेके आपको आगे बढ़ना है। और नारी को एटलीस्ट हम ठाकुर जी को लेके चले हैं। मैं सोचती हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई हुनर है कि मैं इतना कर सकूँ, मैं मेरा इष्टभूति के लिए मैं पति से ना लूँ, मैं मेरे कुछ सेविंग से, मेरा कुछ कर पाती, मेरे पास जो हुनर है मैं उसको काम पे लगा के मैं मेरा इष्टभूति देने के लिए मैं सक्षम हो सकूँ। इतना बोल के मैं मेरा वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। जय गुरु। जय गुरु। जैनामा, रश्मिता जैनामा बहुत सुंदर बातें रखे हैं। 2-3 बातें रख के मैं फिर जगतपाल माँ को बोलूँगा, थोड़ा 5-7 मिनट में ये करेंगे। और वो जो बोले जो लड़की है वो जहाँ से सृष्टि हुआ है उसके प्रति कृतज्ञता ऑलवेज रहना चाहिए। मतलब उसका पिताजी के घर के प्रति ऑलवेज वो कृतज्ञता रहेगा नहीं। वो सब जो सेरेमनी उड़ीसा में होता है विवाह के बाद, वो उसी का लक्षण है। ये पिता के प्रति ऑलवेज जहाँ से आया है वहाँ से कृतज्ञता रहे। क्या करने से एक स्वामी खुशी रहेगा और सास ससुर खुश रहेंगे, वो सब नित्य जो कर्म करणीय है उसको ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जे स्वामी जो होता है, जो हस्बैंड है, वो ऑलवेज बोलना चाहिए लड़की को विवाह होने के बाद, जो उनका पिता माता को कैसे आदर करे, और वो उसी से वो स्वामी के प्रति सदावन हो सकता है। 14 साल उनका मैरिज करियर में वो जितना भी समस्या है वो दोनों पक्ष को, ना ससुराल और उनका पिताजी का घर, और दोनों को बता के किसी को परेशान नहीं किए। एक प्रोवर्ब जो बोले वो दुहिता दुकुड़ को होता है। ये जो नारी है वो दोनों, इसीलिए दुहिता बोलते हैं, दो घर को वो जोड़ता है, वो बैलेंस करके रखता है। और एक नारी जो है वो होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी का मतलब है जो अभी ज्योत्सना माँ बोलते थे, शिल्प वृत्ति को ठाकुर जी जोर देते थे, नारी करना चाहिए। और वो उनका जो इंस्टिक्ट था, जो उनका श्रद्धा जिसके प्रति था, जैसे कलम कर्मा का होम्योपैथिक प्रैक्टिस है, और ज्योत्सना में भी बहुत सारा शिल्प वृत्ति करते हैं। और ये
सिलाई का वृत्ति जो उनके अंदर था बचपन से, वो करके उनका जो ठाकुर जी का जो वाणी का जतरता रखे, जे खुद का उपार्जन से इष्टभूति करना वो एक नारी कर नहीं पाएगा, ये मनोभाव रहता है, बट वो करके दिखाए। मैं इसी संबंध में जगतपाल को माँ को बोलूँगा थोड़ा संक्षेप में आलोचना रखेंगे, फिर इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। जय गुरु। जगतपाल माँ है क्या? देख लेता हूँ। और अब तो शायद नहीं है, तो आज का आलोचना को यहाँ पर हम लोग विराम देंगे। बहुत सुंदर आलोचना माँ लोग की, सबको धन्यवाद। जय गुरु, सबको जय गुरु। जय गुरु, सबको जय गुरु। जय गुरु। सबको जय गुरु।